अमृत संजीवनी 500 साल पुराना रहस्य। दुनिया एक अदृश्य दुश्मन के आगे घुटने टेक चुकी थी। महामारी एक्स ने हर कोने में आतंक फैला रखा था। अस्पताल भरे पड़े थे, सड़कें वीरान थीं और हर तरफ मौत का तांडव जारी था। वैज्ञानिकों की टीमें दिन रात एक कर रही थीं, लेकिन कोई टीका, कोई इलाज दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। भारत भी इस महामारी की चपेट में था, जहां हर दिन हजारों जानें जा रही थीं। ऐसे भयावह माहौल में डॉ. आर्यन शर्मा, एक प्रसिद्ध वायरोलॉजिस्ट और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के प्रमुख, अपनी प्रयोगशाला में बेचैन थे। उनकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, जो उनकी अथक मेहनत और निराशा को दर्शा रहे थे। उन्होंने अपने जीवन के 20 साल वायरसों के अध्ययन में लगाए थे, लेकिन महामारी एक्स जैसा कुछ उन्होंने कभी नहीं देखा था। यह वायरस इतना तेजी से फैलता और इतनी क्रूरता से वार करता था कि आधुनिक विज्ञान भी इसके आगे बेबस लग रहा था। एक रात, जब आर्यन अपनी पुरानी किताबों और शोध पत्रों को खंगाल रहे थे, उनकी नज़र एक प्राचीन पांडुलिपि पर पड़ी। यह उनके दादाजी की थी, जो खुद एक आयुर्वेदिक चिकित्सक और प्राचीन ग्रंथों के गहन ज्ञाता थे। दादाजी अक्सर कहा करते थे कि ज्ञान केवल प्रयोगशालाओं में नहीं, बल्कि सदियों पुराने पन्नों में भी छिपा होता है। आर्यन ने कभी इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज की निराशा ने उन्हें हर संभावना टटोलने पर मजबूर कर दिया था। पांडुलिपि का शीर्षक था अमृत संजीवनी। यह संस्कृत में लिखी थी और इसमें कई जटिल श्लोक और चित्र थे। आर्यन को संस्कृत का थोड़ा बहुत ज्ञान था, लेकिन इसे पूरी तरह समझना उनके लिए मुश्किल था। तभी उन्हें याद आया गुरु विद्यानंद का आश्रम। गुरु विद्यानंद, एक रहस्यमयी व्यक्तित्व, हिमालय की तलहटी में स्थित अपने आश्रम में रहते थे। उन्हें प्राचीन भारतीय ज्ञान, विशेषकर आयुर्वेद और वैदिक विज्ञान का जीवित विश्वकोश माना जाता था। आर्यन के दादाजी अक्सर उनसे मिलने जाते थे। अगले ही दिन, आर्यन ने एक छोटा सा बैग पैक किया और गुरु विद्यानंद के आश्रम की ओर निकल पड़े। यह यात्रा आसान नहीं थी। महामारी के कारण परिवहन सीमित था और रास्ते में कई बाधाएं थीं। लेकिन उनके मन में एक अजीब सी उम्मीद थी, एक ऐसी किरण जो उन्हें इस अंधेरे में रास्ता दिखा रही थी। कई दिनों की यात्रा के बाद आर्यन अंततः आश्रम पहुंचे। आश्रम शांत और प्रकृति की गोद में बसा था। गुरु विद्यानंद एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी और शांत मुद्रा उन्हें एक अलौकिक आभा दे रही थी। आर्यन ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। गुरु विद्यानंद ने ध्यान से आर्यन की बात सुनी। उनकी आंखों में एक गहरी समझ और शांति थी। आर्यन ने उन्हें अमृत संजीवनी पांडुलिपि दिखाई। गुरु ने पांडुलिपि को अपने हाथों में लिया और उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। मुझे पता था कि तुम एक दिन यहां आओगे, आर्यन, उन्होंने शांत स्वर में कहा। यह पांडुलिपि उस ज्ञान का एक छोटा सा अंश है, जो हमारी संस्कृति में सदियों से छिपा है। गुरु विद्यानंद ने आर्यन को बताया कि यह पांडुलिपि केवल एक चिकित्सा ग्रंथ नहीं, बल्कि एक जीवन शैली का मार्गदर्शक थी। इसमें एक ऐसे अमृत का वर्णन था जो न केवल बीमारियों से बचाता था, बल्कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना बढ़ा देता था कि कोई भी वायरस उसे छू नहीं सकता था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस अमृत का उल्लेख 500 साल पहले एक ऐसी महामारी के संदर्भ में किया गया था, जो महामारी एक्स के समान ही घातक थी। गुरुदेव, क्या आप कह रहे हैं कि इस महामारी का इलाज 500 साल पहले से मौजूद है? आर्यन ने अविश्वास से पूछा। गुरु विद्यानंद ने सिर हिलाया। यह कोई रासायनिक टीका नहीं है, आर्यन। यह प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने का एक तरीका है, शरीर को भीतर से इतना मजबूत करना कि वह किसी भी बाहरी आक्रमण का सामना कर सके। उन्होंने आर्यन को पांडुलिपि के कुछ अंशों का अनुवाद करके समझाया। इसमें कुछ विशेष जड़ी बूटियों, ध्यान की तकनीकों, श्वास प्रश्वास के अभ्यासों, प्राणायाम और एक विशेष प्रकार के आहार का वर्णन था। यह सब मिलकर शरीर में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करते थे जो वायरस को निष्क्रिय कर देती थी। पांडुलिपि में एक श्लोक था, यत्र प्रकृतिः सहचरी तत्र व्याधिः पलायते। जहां प्रकृति सहचरी होती है, वहां रोग भाग जाता है। आर्यन पहले तो संशय में थे। एक वैज्ञानिक होने के नाते उन्हें ठोस सबूत चाहिए थे। लेकिन गुरु विद्यानंद के विश्वास और पांडुलिपि की प्रामाणिकता ने उन्हें प्रयोग करने पर मजबूर किया। गुरु ने उन्हें कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां दी और उन्हें विशेष प्राणायाम और ध्यान की विधियां सिखाईं। आर्यन ने कुछ दिनों तक आश्रम में रहकर इन विधियों का अभ्यास किया और उन जड़ी बूटियों से बनी चाय का सेवन किया। उन्होंने अपने शरीर में एक नई ऊर्जा और स्फूर्ति महसूस की। वापस दिल्ली आकर
आर्यन ने अपनी प्रयोगशाला में इन जड़ी बूटियों का विश्लेषण शुरू किया। उन्हें कुछ ऐसे यौगिक मिले जो एंटीवायरल गुणों से भरपूर थे, लेकिन उनकी मात्रा इतनी कम थी कि आधुनिक दवा के रूप में उनका उपयोग संभव नहीं था। यह बात गुरु विद्यानंद की बात से मेल खाती थी कि यह कोई रासायनिक टीका नहीं, बल्कि एक समग्र दृष्टिकोण था। आर्यन ने चुपचाप अपने कुछ सहयोगियों और स्वयंसेवकों पर इस अमृत का प्रयोग शुरू किया। उन्होंने उन्हें वही जड़ी बूटियों वाली चाय, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करने को कहा। परिणाम चौंकाने वाले थे। जिन स्वयंसेवकों ने इस पद्धति का पालन किया था, उनमें से किसी को भी महामारी एक्स का संक्रमण नहीं हुआ, और जो संक्रमित थे वे तेजी से ठीक होने लगे। उनके शरीर में एंटीबॉडीज का स्तर भी अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया था। आर्यन उत्साहित थे, लेकिन उन्हें पता था कि यह जानकारी दुनिया के सामने लाना कितना मुश्किल होगा। बड़ी फार्मा कंपनियां, जिनकी अरबों डॉलर की दवाएं और टीके पाइपलाइन में थे, इस प्राचीन ज्ञान को स्वीकार नहीं करेंगी। उन्हें डर था कि यह उनके व्यापार को चौपट कर देगा। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और अमृत संजीवनी के रहस्यों और उसके परिणामों को दुनिया के सामने रखने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने अपनी बात शुरू की, सभागार में हंगामा मच गया। कुछ पत्रकारों ने उन्हें अंधविश्वासी और गैर वैज्ञानिक कहा। बड़ी फार्मा कंपनियों के प्रतिनिधियों ने उनके शोध को अधूरा और अविश्वसनीय बताया। तभी एक रहस्यमयी व्यक्ति, जो खुद को एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन का प्रतिनिधि बता रहा था, खड़ा हुआ। उसने आर्यन पर डेटा में हेरफेर करने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। आर्यन समझ गए कि यह सब एक सोची समझी साजिश थी। लेकिन आर्यन हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने गुरु विद्यानंद से मिली प्रेरणा और अपने दादाजी के ज्ञान पर भरोसा रखा। उन्होंने अपने शोध के सभी प्रमाण, स्वयंसेवकों के डेटा और प्राचीन पांडुलिपि की प्रतियां सार्वजनिक कर दीं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे खुद इस अमृत का अभ्यास करें और इसके परिणामों को देखें। शुरुआत में तो लोगों ने संशय किया, लेकिन जैसे जैसे महामारी एक्स का प्रकोप बढ़ता गया और आधुनिक चिकित्सा बेबस होती गई, कुछ लोगों ने आर्यन की बात पर विश्वास करना शुरू किया। उन्होंने गुरु विद्यानंद द्वारा बताई गई विधियों का पालन करना शुरू किया। छोटे छोटे समुदायों में, जहां लोगों ने अमृत संजीवनी को अपनाया, संक्रमण की दर कम होने लगी और स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ने लगी। धीरे धीरे यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया पर अमृत संजीवनी के सफल अनुभवों की कहानियां आने लगीं। लोग अपने घरों में जड़ी बूटियों के पौधे लगाने लगे, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करने लगे। यह एक जन आंदोलन बन गया। बड़ी फार्मा कंपनियां और उनके समर्थक घबरा गए। उन्होंने आर्यन को धमकाने की कोशिश की, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमृत संजीवनी एक उम्मीद की किरण बन चुकी थी, और लोग अब अपनी सेहत के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहते थे। एक दिन, जब महामारी अपने चरम पर थी, भारत सरकार ने अमृत संजीवनी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की। यह एक ऐतिहासिक पल था, जब प्राचीन ज्ञान ने आधुनिक संकट का समाधान प्रस्तुत किया। आर्यन शर्मा को अब वैज्ञानिक गुरु के नाम से जाना जाने लगा। उन्होंने साबित कर दिया था कि विज्ञान और आध्यात्मिकता जब एक साथ चलते हैं, तो असंभव को भी संभव बना सकते हैं। महामारी एक्स धीरे धीरे कम होती गई और दुनिया ने एक नई सुबह देखी। लेकिन एक रहस्य अभी भी बाकी था। पांडुलिपि में एक और श्लोक था, यदा सर्वं रहस्यं प्रकटभवति तदा नवीन रहस्यं उद्भवति। जब सभी रहस्य प्रकट होते हैं, तब एक नया रहस्य उत्पन्न होता है। आर्यन को पता था कि यह केवल शुरुआत थी। अमृत संजीवनी ने एक दरवाजा खोला था, जो प्राचीन भारत के अनगिनत रहस्यों की ओर ले जाता था। क्या ऐसी और भी महामारियां थीं जिनके इलाज प्राचीन ग्रंथों में छिपे थे? और क्या यह अमृत केवल एक बीमारी के लिए था, या यह मानव जाति को हर तरह के संकट से बचाने की कुंजी था? सवाल अभी भी हवा में थे, और आर्यन की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। वह जानते थे कि हर समाधान एक नए रहस्य को जन्म देता है, और यह रहस्य ही उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। दुनिया ने एक सबक सीखा था, कभी-कभी भविष्य का रास्ता अतीत में छिपा होता है। और भारत अपनी समृद्ध विरासत के साथ हमेशा मानवता के लिए एक मार्गदर्शक बना रहेगा।